साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई अहम जानकारियां 3 अलग-अलग सेगमेंट के जरिए लेकर आते हैं। विज्ञान और किसान कृषि स्टार्टअप ऑफ फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको मालामाल कर देगा केले का तना। इसके अलावा मिलवाएंगे एक सफल किसान गुरचरण सिंह मान से और अंत में बात होगी किसान क्रेडिट कार्ड की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन में पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। आम बजट पर देश भर की निगाहें टिकी होती है। ऐसे में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उस पर खासों आम की किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने इस बजट में बहुत ही दूरदृष्टि दिखाई है और आने वाले 25 सालों में भारत कैसा होगा ये झलक इस बजट से दिखाई देती है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय का सवाल है, कृषि मंत्रालय का बजट गत वर्ष 1,23,000 करोड़ था। इस बार वह बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपया हो गया है। कृषि के क्षेत्र में जो बजट की चिंता की गई है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। कृषि क्षेत्र में चाहे कृषि उत्पादन का विषय हो, उत्पादकता बढ़ाने का विषय हो, तिलहन जैसे मिशनों को प्रारंभ करने का विषय हो, एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़कर किसान की क्षमता, उसे वाजिब दाम मिले ये सुनिश्चित करने का विषय हो, इस दिशा में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। सरकार एमएसपी पर किसान का उत्पादन खरीदती है, उसके लिए भी अनुमानित 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करके इस बजट में रखा गया है। यह निश्चित रूप से देश के किसानों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी बजट में चिंता की गई है। इस प्रकार के प्रावधान से किसान की न सिर्फ आमदनी बढ़ती है वरन किसान अपने उत्पादन का निर्यात करने में भी सक्षम होता है। किसान की क्षमताएं बढ़ें, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में चिंता की गई है। किसानों की भूमि के डिजिटलीकरण का विषय हो, फसल के मूल्यांकन का विषय हो, ड्रोन जैसी तकनीक से उनके पेस्टिसाइड के छिड़काव का विषय हो, ये सब बहुत ही अभूतपूर्व प्रावधान हैं
और मैं समझता हूँ कि इन प्रावधानों से निश्चित रूप से किसान की आमदनी न सिर्फ दोगुनी होगी, कृषि के क्षेत्र में मूलभूत बदलाव आएगा और किसान की सक्षमता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। इस बार के इस बजट में हमारे नाणा मंत्री आदरणीय निर्मला जी ने और प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर एक्सपोर्ट को प्रमोशन देने का उद्देश्य से हमारा जो मत्स्य विभाग है उसमें श्रिम्प को एक्सपोर्ट के अंदर बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। मैं मानता हूं कि भारतीय श्रिम्प का एक्सपोर्ट में बहुत ही डिमांड है और हमारे फिशरीज सेक्टर को इनसे बहुत बड़ा बल मिलेगा। वैसे तो पूरे बजट में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी को और एंटरप्रेन्योर्स को जो बढ़ावा देने का कार्यक्रम रखा गया है, मैं मानता हूं कि इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे विभाग को ही मिलने वाला है। क्यों कि हमारी सारी योजनाएं, जितनी भी हमारी स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम हो या सेंट्रल स्कीम हो, ये सारी स्कीम अभी जो हमने रीअलाइन की, ये सारी स्कीमें एंटरप्रेन्योर्स को ही बढ़ावा देने की है और स्टार्टअप के लिए बहुत सारा प्रोविज़न इस बार इस बजट के अंदर किया गया है। तो इसी के चलते भारत के कुल एक्सपोर्ट के अंदर मैं मानता हूँ कि हमारे दोनों विभागों की बड़ी उसको सहायता मिलेगी। हमारा जो मिल्क प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूसिंग का बहुत बड़ा कारोबार है कोऑपरेटिव्स का, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, मैं तो प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर को जो टैक्सेस का बेनिफिट था उसी ही लेवल प्लेइंग पे कोऑपरेटिव्स को भी एक समान लेवल पे लाने का इससे बजट में प्रावधान किया। बहुत लंबे अरसे से कोऑपरेटिव विभाग की, कोऑपरेटिव लीडरों की ये डिमांड थी कि इनको कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ इक्विवेलेंट एक सेम प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था। वो थोड़ी विसंगति थी और हमारे नाणा मंत्री जी ने इस अपनी स्पीच में इनकी घोषणा की है। तो कोऑपरेटिव्स फील्ड की ओर से भी इनका मैं स्वागत करता हूं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इससे कोऑपरेटिव सेक्टर को बहुत बड़ा बल मिलेगा और हमारा जो विभाग है उसमें बहुत बड़ी एक्टिविटी कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़ी हुई है। केले के तने को किसान बेकार की चीज समझते हैं और इसे काट कर फेंक देते हैं, लेकिन ये बड़े कमाल की चीज है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से केले के तने का प्रसंस्करण कर आप अपनी तिजोरियां भर सकते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, ये कहावत आम पर भले ही खरी ना उतरी हो, केले पर जरूर उतरती है। केले के फलों से तो कमाई होती ही है, तना भी कीमती है और वो भी आपके खजाने भर सकता है। 1 हेक्टेयर केले में 60 से 65 टन तना निकलता है। इसे खेतों से बाहर निकालने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दूसरी ओर किसान इसे सड़क किनारे या दूसरी जगहों पर फेंक देते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही है और बीमारियां फैलने का खतरा भी रहता है। पूरे देश की बात करें तो करीब 4 करोड़ 55 लाख टन तना निकलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2008-9 में इससे पैसे बनाने का मंसूबा तैयार किया और जिम्मेदारी गुजरात के नवसारी कृषि विश्वविद्यालय को सौंपी। विश्वविद्यालय को ये पता लगाना था कि केले के तने से कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती हैं और इससे किस तरह कमाई की जा सकती है। मूल्य संवर्धन करने के लिए सबसे पहले तने को 2 हिस्सों में काटते हैं,
फिर छिलकों को अलग करते हैं, छिलके से रेशा निकालते हैं और रेशा निकालते वक्त सॉलिड वेस्ट यानी ठोस कचरा भी प्राप्त होता है। ये सॉलिड वेस्ट भी बड़े काम का है। रेशों को धोकर सुखाते हैं और सॉलिड वेस्ट को मशीन से दबाकर पानी निकालते हैं। केले के तने से मिलने वाला फाइबर दुनिया का सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है। केले के रेशे से खूबसूरत और मजबूत कपड़ा और कागज तैयार होता है। कागज बनाने के लिए कपड़े की चिंदी और रद्दी पेपर को रेशों के साथ मिलाकर लुगदी तैयार करते हैं। केले का कागज करेंसी नोट से 3 से 4 गुना मजबूत होता है और इसका इस्तेमाल फाइल, फोल्डर, लेटर पैड और आर्ट पेपर वगैरह बनाने में होता है। तने से जो पानी निकलता है उसमें पोटेशियम और आयरन की काफी मात्रा होती है। नवसारी कृषि विश्वविद्यालय ने इसमें से भी तरल जैविक खाद तैयार कर ली है। सॉलिड कचरे से भी वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। आम वर्मी कंपोस्ट के मुकाबले केले से बने कंपोस्ट में आयरन और पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा 1 साल के दौरान 4 से 5 बार आम वर्मी कंपोस्ट बनता है, जबकि केले से 6 से 7 बार वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तने का सबसे भीतरी गूदा काफी पौष्टिक होता है। वो सब्जी और सलाद जैसी चीजें बनाने के काम आता है। इसके अलावा कैंडी, अचार, जैम, जेली और पाउडर भी इससे तैयार किया जा रहा है। अगर कोई किसान या किसानों का समूह खुद तने का प्रसंस्करण करना चाहता है तो नवसारी कृषि विश्वविद्यालय आकर प्रशिक्षण ले सकता है। बस ध्यान रखना है कि जहां मजदूरों की कमी वाले इलाकों में ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है। ऐसा तना जिसे ठिकाने लगाने के लिए किसानों को 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर खर्च करना पड़ता है। प्रोसेसिंग की मदद से वही तना 1 से 1.5 लाख रुपए की कमाई दे सकता है। इस तरह तने का मूल्य वर्धन सरकार के वेस्ट टू वेल्थ वाले विचार को भी आकार दे रहा है। पॉली हाउस में खेती करने से किसानों को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें रोग व कीट लगने की आशंका कम रहती है और फसल को मौसम की मार भी नहीं झेलनी पड़ती। इसलिए गुणवत्ता युक्त अच्छा उत्पादन इससे हासिल होता है। आइए आपको बता दें पॉली हाउस में टमाटर की खेती के बारे में। पॉली हाउस में टमाटर की खेती करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि टमाटर की प्रजातियों का चयन। विशेषज्ञों के अनुसार पॉली हाउस में खेती करते समय लगातार बढ़वार वाली प्रजातियों का चयन करना चाहिए, क्योंकि खुले के मुकाबले पॉली हाउस में टमाटर की खेती में समय अधिक लगता है। टमाटर की संकर नस्लें पूसा रक्षित और पूसा टमाटर संरक्षित एक का चुनाव किया जा सकता है। सबसे पहले बिना मिट्टी की नर्सरी में टमाटर की पौध लगाएं और 25 दिन के बाद जब नर्सरी तैयार हो जाए फिर उन पौधों की रुपाई पॉली हाउस में करनी चाहिए। किसानों को पॉली हाउस में टमाटर के पौधों में ड्रिप सिंचाई पद्धति से सिंचाई करनी चाहिए। पौध से पौध की दूरी लगभग 50 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान 1 या फिर 2 तना ले सकते हैं। टमाटर के आकार को निश्चित कर पौधों की कटाई छटाई करना भी बेहद आवश्यक होता है, ताकि सभी टमाटरों का आकार समान प्राप्त हो और बाजार में उपज का अच्छा दाम मिल सके। किसानों को पौध में कीटनाशकों के छिड़काव का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पौध लगाने के 1 सप्ताह बाद ही जरूरत के अनुसार कीटनाशकों का छिड़काव करना उचित माना जाता है। टमाटर के पौधों पर फल मक्खी और सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा होता है, जो कि विभिन्न रोगों का कारक बनता है। साथ ही वे मक्खियां कई वायरस को भी जन्म देती है। ऐसे में पॉली हाउस के किनारों पर पीले ट्रैप लगाकर उन पर अरंडी का तेल लगा दे, जिससे कि वे मक्खियां उस ट्रैप से चिपक जाए और पौधों का बचाव हो सके। पौध रोपण के समय जड़ गलन की समस्या से पौध को बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। बाजार में उपज को ले जाते समय श्रेणीकरण जरूर कर ले, ताकि उपज का अच्छा दाम प्राप्त हो सके। पॉली हाउस में टमाटर की खेती जो है ये जब हम करते हैं तो 2 चीज़ें ध्यान में रखते हैं। एक तो आप जो प्रजातियों का चयन करें वो प्रजातियां हैं जो वो
लगातार बढ़वार बानी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुले खेत में टमाटर की खेती करते हैं तो ये खेती आपकी 3.5 महीने तक चलती है और 3.5 महीने में वो फसल समाप्त हो जाती है। लेकिन जब आप पॉली हाउस के अंदर इसकी खेती करते हैं तो ये 10 से 11 महीने की फसल होती है और इसमें हम इनडिटरमिनेट प्रजातियां जो हैं, जो लगातार बढ़वार करने वाली प्रजातियां हैं, उनका प्रयोग करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा एक संकर किस्म जिसे पूसा रक्षित के नाम से जाना जाता है वो रिलीज की है, जो कि आप पॉली हाउस में खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरी हमारी एक स्वपरागित किस्म है पूसा टमाटर संरक्षित 1, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें किस तरह की फलत है और इसकी जो रोपण होता है वो हम नर्सरी पहले बनाते हैं, उसके बाद उसको रोपित करते हैं। तो नर्सरी के लिए हम बिना मिट्टी का माध्यम इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप सॉइललेस मीडिया कहते हैं। उस मीडिया में हम नर्सरी बनाते हैं और इसमें कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, ये 3 मुख्य अवयव होते हैं, जिनको कि हम 3:1:1 में लेते हैं और उसको प्लग ट्रेज में हम नर्सरी पैदा करते हैं। उस नर्सरी को लगभग 25 दिन में ये नर्सरी तैयार हो जाती है। उसके बाद हम इसको पॉली हाउस में रोपित करते हैं और जहाँ भी हम पॉली हाउस में इसको लगाते हैं तो हमारा जो सिंचाई का साधन होता है वो ड्रिप सिस्टम होता है, उसी के द्वारा हम खाद और पानी दोनों देते हैं। तो इसको हम पौधे से पौधे की दूरी लगभग 50 सेंटीमीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी भी 50 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस तरह हम इसको रोपित करते हैं और अमूमन तौर पे एक तना जो है सिंगल स्टिम लेके चलते हैं, लेकिन आप 2 तने भी ले सकते हैं इसमें। जो इसकी कटाई छटाई करते हैं हम, तो लगभग 1 फुट के बाद इसको आप 2 तनों में, आप देख सकते हैं कि 2 तने भी हैं। और 2 तनों को लेने से क्या होता है कि आपकी पौधों की संख्या, क्योंकि अधिकतर मामलों में आप जो निजी कंपनियों द्वारा बेचे गए बीज हैं वो आप प्रयोग करते हैं, तो उससे आपकी बीजों की संख्या जो है वो कम हो जाती है, तो आपकी जो लागत है बीज पर वो कम हो जाती है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि हर एक गांठ छोड़ के दूसरे गांठ पे ये फल आते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आप फल का आकार कितना लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप फलों की छटाई भी करते रहें, कि ताकि सभी फलों का जो आकार है वो एक जैसा रहे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में अक्सर किसान लगातार एक ही तरह की फसल की खेती करते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और जब अगली फसल ली जाती है तो पैदावार अच्छी नहीं मिल पाती। इसी समस्या का समाधान है फसल विविधीकरण। हमारे आज के सफल किसान गुरचरण सिंह मान ने फसल विविधीकरण के लाभ को समझा और इसे अपने खेतों में लागू किया, जिसका उन्हें काफी फायदा मिला। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी। गुरचरण सिंह मान भटिंडा जिले के तुंगवाली गांव के एक सफल किसान है। जिस स्थान से ये संबंधित है वो एक शुष्क और अविकसित क्षेत्र है, लेकिन ये अड़चनें उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। वर्ष 1992 से इन्होंने खेती करनी शुरू की। उनके पास पहले से ही 42 एकड़ खेत थे। उस क्षेत्र की शुष्कता के कारण वे केवल गेहूं और धान की खेती ही कर पा रहे थे।
कई प्रयासों के बाद जब वे पारंपरिक खेती से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने अपनी खेती के तरीकों में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने विविधतापूर्ण खेती की प्रवृत्ति को अपनाया और इस पहल के कारण उन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चुना गया। गुरचरण सिंह मान फिलहाल 42 एकड़ में से 10 एकड़ में बाग, 2.5 एकड़ में सब्जी की खेती, 10 एकड़ में मछली पालन करते हैं। साथ ही इन्होंने आधे एकड़ खेत में बरगद के पेड़ लगा रखे हैं। विविध खेती के अलावा गुरचरण सिंह मान मधुमक्खी पालन भी करते हैं। उन्होंने केवल 7 मधुमक्खी बक्से के साथ शुरुआत की थी और आज उनके पास 1800 से अधिक मधुमक्खी बक्से हैं, जिनसे हर साल कुल उत्पादन 1000 क्विंटल शहद होता है। इनके द्वारा उत्पादित शहद गुणवत्ता में उत्कृष्ट है और कई देशों में मान्यता प्राप्त है। मधुमक्खी पालन में उनकी सफलता ने जिला प्रशासन को अपने गांव में शहद प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और ये संयंत्र 15 लोगों को रोजगार दे रहा है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। उनका मधुमक्खी पालन व्यवसाय न केवल उन्हें बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहा है। गुरचरण सिंह मान ने वास्तव में विविधीकरण के अर्थ को समझा है और उन्होंने इसे न केवल सब्जी की खेती में बल्कि अपने व्यवसाय में भी लागू किया है। इनके पास बाग, मछली फार्म, डेयरी फार्म है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से उन्होंने अन्य संबद्ध गतिविधियां शुरू की है, जैसे बी बॉक्स बनाना। गुरचरण सिंह ने एकमार्क प्रमाण हासिल कर शहद की आपूर्ति के लिए बड़ी कंपनियों से व्यापारिक समझौता किया। ये किसी भी किसान के लिए एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। इन्होंने अपनी उपलब्धियों और सफलताओं को अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गाँव के अन्य किसानों को भी इससे रूबरू कराया। खेती, डेयरी व्यवसाय, मछली पालन और मधुमक्खी पालन तमाम तरह की कृषि गतिविधियों से जुड़कर इन्होंने अपार सफलता हासिल की। इनकी कड़ी मेहनत और लगन को देखते हुए गुरचरण सिंह मान को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा विविधीकृत कृषि में नवोन्मेषी किसान के लिए प्रवासी भारतीय पुरस्कार, कृषि में विविधीकरण के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार और NG रंगा पुरस्कार मिल चुका है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। पैसों की किल्लत के कारण कई बार किसान या तो समय पर खेती नहीं कर पाते या फिर उन्हें अपनी लागत में कटौती करनी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती। किसानों की इस परेशानी को समझते हुए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि KCC की योजना शुरू की है, ताकि किसानों को आसानी से ऋण मिल जाए। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह KCC पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं
ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां आपको दी गई, अगर आपको वो पसंद आई और आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। इसके साथ ही आप जुड़ जाएंगे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।